समय पहले रानो चिड़िया की सास की एक हादसे में मौत हो गई थी। रानो चिड़िया अपने पति के साथ रहती थी। बस बहुत हो गया। आज मैं नाश पीटी चिड़िया को अपने घर से निकाल कर ही रहूंगा। कितनी खराब चाय बनाई है इसने। थू थू थू। रानो चिड़िया, ये तुमने कैसी चाय बनाई है? इतनी ज्यादा मीठी हो रही है। तुम मुझे मीठी चाय पिलाकर मुझे मार देना चाहती हो ताकि तुम मेरे बड़े से घर पर कब्जा कर लो, परंतु ये साजिश मैं तुम्हारी कभी कामयाब होने नहीं दूंगा। हाय रे, सुनिए जी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप तो मेरे पति हैं। मैं भला आपके साथ ऐसा क्यों करूँगी? बस बस चिड़िया, अब तुम इस घर में नहीं रह सकती। निकल जाओ मेरे घर से फौरन। इतने सालों से मैं तुम्हें झेल रहा हूँ, लेकिन अब और नहीं। चलो मेरे घर से निकल जाओ फौरन। सुनिए जी, आपके सिवा मेरा इस दुनिया में और कोई नहीं है। मुझ पर दया करें। पापा, मैं मम्मा के साथ रहूंगी। आप बहुत गंदे हो। हाँ गुड़िया चिड़िया, तुम भी अपनी माँ के साथ निकल जाओ मेरे घर से। ये कहकर वो उन दोनों को घर से बाहर निकाल देता है। बेटा, अब हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास तो रहने के लिए और कोई जगह नहीं है। मम्मा, आप परेशान मत हो, कोई ना कोई बंदोबस्त हो जाएगा। रात हो जाती है। रानो चिड़िया और गुड़िया चिड़िया काफी ज्यादा उदास बैठे होते हैं कि तभी वहाँ पर बंटी कबूतर आ जाता है। अरे चिड़िया, इतनी रात को तुम और गुड़िया घर से बाहर क्यों बैठे हो? क्या बात है? बंटी भैया, इनका व्यवहार बहुत बुरा हो गया हमारे साथ और आज तो उन्होंने गुस्से में आकर हम दोनों को घर से ही निकाल दिया। ना जाने अब इतनी रात में हम कहाँ जाएं? अरे रे 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 रे, ये तो बहुत गलत हुआ तुम्हारे साथ। तुम तो कितनी अच्छी हो, पक्षियों की कितनी मदद भी करती हो। चलो आ जाओ, आज तुम मेरे घर में रहो, कल तुम अपना घोंसला बना लेना और फिर अपने घोंसले में रहना आराम से। आप बहुत अच्छे हो बंटी भैया, आपने मेरी मुश्किल आसान कर दी। फिर रानो चिड़िया रात कबूतर के घर में गुजारती है। सुबह हो जाती है, चिड़िया अपना घोंसला बनाने में लग जाती है और बहुत सारे तिनके से अपना घोंसला बनाने लगती है। देख बेटा, हमारा घोंसला तैयार हो गया। अब से हमें इसी घोंसले में रहेंगे। रानो चिड़िया, इस बार तो बरसात का मौसम बहुत करीब है। तुम अपने घोंसले के ऊपर छतरी लगा लेना। मेरे घर पर पड़ी है, परंतु ये कच्चा घोंसला अगली बारिशों तक नहीं चल सकेगा। तुम्हें पैसे जमा करके अपना एक पक्का घर तो खरीदना ही पड़ेगा। हाँ, तुम ठीक कहते हो बंटी भैया। अब मुझे अपना कोई कारोबार शुरू करना होगा। फिर कुछ दिन वो अपने घोंसले में आराम से गुजारती है। मम्मा, दादी को पकौड़े कितने पसंद थे? आपको याद है, हर बारिश के मौसम में दादी आपसे पकौड़े बनवाकर खाती थी। पकौड़ों का सुनकर रानो चिड़िया के दिमाग में एक उपाय आ जाता है। अरे वाह गुड़िया, मेरे पास एक बहुत अच्छा उपाय आ गया। बरसात का मौसम करीब है। अगर मैं अपना पकौड़ों का कारोबार शुरू कर लूं, तो सारे पक्षी मुझसे पकौड़े खरीद लेंगे और मेरा व्यापार बहुत अच्छे से चलेगा। हाँ मम्मा, ये उपाय तो बहुत अच्छा है। हमें ये कारोबार करना चाहिए। बस फिर एक हफ्ते के बाद जंगल में तेज बारिशें शुरू हो जाती हैं। रानो चिड़िया ने पकौड़े बनाने के लिए कुछ पैसे जमा कर लिए थे और अब तो चिड़िया ने अपनी एक दुकान भी खोली थी। आओ आओ पक्षियों, बरसात के मौसम में स्वादिष्ट गर्मा गर्म पकौड़े खाओ। चिड़िया की आवाज सुनकर कुछ ही देर के बाद रानो चिड़िया की दुकान पर पक्षियों की भीड़ लग जाती है। अरे बाबा, क्या पकौड़े बनाए हैं तुमने चिड़िया? आज तो मजा ही आ गया। बस फिर सारे पक्षी मजे ले लेकर बहुत सारे गर्मा गर्म पकौड़े खाते हैं। रानो चिड़िया ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा खुश थी, क्योंकि आज पहले ही दिन रानो चिड़िया का काफी ज्यादा मुनाफा हो रहा था। बेटी, इस पकौड़े के व्यापार से तो मुझे बहुत ज्यादा मुनाफा हुआ है। बस अब देखना, जल्द ही मैं अपना एक लकड़ियों का पक्का घर भी ले लूंगी। हाँ मम्मा, अब बस मुझे लगता है हमारे बुरे दिन अच्छे दिन में बदलने वाले हैं। बेटा, मैं एक काम करती हूँ, रात में ही पकौड़े बनाकर रख लेती हूँ। सुबह होते ही गर्म करके पकौड़े पक्षियों को दे दूंगी। फिर रात में ही रानो चिड़िया पकौड़े तैयार करना शुरू कर देती है और अगली सुबह होते ही वे पकौड़े तेल में डालकर गर्म कर लेती है। अरे वाह, ये ठीक है। अब तो हमें पकौड़ों के लिए इंतजार भी नहीं करना पड़ता। कालू जी देखिए, बारिश हो रही है। मेरा तो पकौड़े खाने का बहुत मन हो रहा है। आप चिड़िया के पास जाकर गर्मा गर्म पकौड़े तो लेकर आ जाइए। मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कहाँ से लाऊं पकौड़े? कालू जी कर दी ना अपनी छोटी बात। रानो चिड़िया बहुत दयालु है, आप उससे उधार पर पकौड़े ले आए, वे आपको मना नहीं करेगी।
फिर कालू कौवा रानो चिड़िया के पास चला जाता है। चिड़िया बहन, तुम कुछ पकौड़े गोरी के लिए भी दे दो। गोरी कौवी तुम्हारे पकौड़ों का स्वाद देखना चाहती है। उसके बाद हम तुमसे और भी ज्यादा पकौड़े खरीद लेंगे। ठीक है कालू, मैं पकौड़े दे देती हूँ। फिर कालू कौवा झूठ बोलकर वो पकौड़े ले जाता है और दोनों मिलकर पकौड़े खाने लगते हैं। अरे वाह 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 वाह, चिड़िया के हाथ में तो बहुत जायका है। काश मेरी पत्नी भी रानो चिड़िया की तरह होती तो मुझे कितने स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन खाने को मिलते। क्या क्या बोला आपने? कालू जी, आपका मतलब क्या है? मैं आपको स्वादिष्ट खाना नहीं खिलाती। पापा, पकौड़े तो खत्म हो गए, मुझे और पकौड़े खाने हैं। बेटा, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कहाँ से लाऊं पकौड़े? कालू जी, मैंने सुना है रानो चिड़िया रात को पकौड़े बना लेती है। क्यों ना रात को हम चिड़िया के सारे पकौड़े चुरा लें? किसी को क्या पता चलेगा। चिड़िया और उसकी बेटी तो आराम से सो रहे होते हैं। हाँ गोरी, ये उपाय तो बहुत अच्छा है तुम्हारा। चलो ठीक है, आज रात को हम ये करके देखेंगे। रात हो जाती है। कालू कौवा और गौरी कौवी रानो चिड़िया के घर के पास आते हैं और खिड़की से देखते हैं तो चिड़िया और उसकी बेटी तो आराम से सो रहे थे। बस फिर कालू कौवा और गौरी कौवी घर के अंदर आ जाते हैं और पकौड़ों से भरे बर्तन उठाकर फौरन वहाँ से भाग जाते हैं। अगले दिन सुबह रानो चिड़िया ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। अब क्या करूं, पकौड़ों की तो चोरी हो गई। आखिर कौन कर सकता है ऐसा? मेरा इतना बड़ा नुकसान हो गया। अब मुझे दोबारा से पकौड़े बनाने पड़ेंगे। फिर आज की रात भी रानो चिड़िया काफी सारे पकौड़े बनाकर अपने घर में रख देती है और आराम से सो जाती है। बस फिर दोबारा से कालू कौवा और गोरी चिड़िया के घर में आते हैं और चिड़िया के पकौड़े चोरी कर वहाँ से चले जाते हैं। अगली सुबह चिड़िया दोबारा से परेशान हो जाती है और उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर ये कौन कर रहा है। अरे भाई, ये क्या हो रहा है? अगर इसी तरह मेरे पकौड़े चोरी होते रहे तो एक दिन आएगा जिस दिन मुझे अपने पकौड़ों की दुकान बंद करनी पड़ेगी। नहीं नहीं, मुझे किसी भी तरह चोर को तो पकड़ना ही होगा। ये कहकर रानो चिड़िया पुलिस भूरा चिड़ा के पास जाती है। साहब, रोजाना रात को कोई पक्षी आकर मेरे सारे पकौड़े चोरी कर लेता है। मैं चाहती हूँ कि आज रात में उसे पकड़ लूँ। बस आप एक काम करें, आज रात को आप मेरे घर के आसपास ही रहना और उस चोर पर नजर रखना। ठीक है चिड़िया, तुम बेफिक्र हो जाओ। आज रात को मैं उस चोर को पकड़ कर ही रहूँगा। रात को रानो चिड़िया पकौड़े बनाती है। उन पकौड़ों में रानो चिड़िया बहुत ज्यादा मिर्ची डाल देती है और पकौड़े बनाकर आराम से सो जाती है। कुछ ही देर के बाद कालू कौवा और गोरी कौवी चिड़िया के घर में आते हैं। बस फिर होना क्या था, दोनों के पकौड़े खाते ही चीखें निकल जाती है। अरे बचाओ बचाओ, इतनी मिर्चें, मुझे कोई पानी दो। अरे अरे ये क्या खा लिया? इतनी मिर्चें, मुझे पानी दो कोई। अरे अरे अरे। दोनों की चीखने की आवाजें सुनकर रानो चिड़िया फौरन से उठ जाती है और पुलिस भूरा चिड़ा भी वहाँ पर आ जाता है। चोर पकड़ा गया, चोर पकड़ा गया। इसका मतलब मेरे पकौड़े तुम दोनों चोरी कर रहे थे। हाँ, रानो चिड़िया, हमें माफ कर दो, हमें बहुत मिर्ची लग रही है, हमें जल्दी से पानी पिलाओ। फिर रानो चिड़िया रहमदिल होने के कारण कालू कौवे और गोरी कौवी को पानी पिलाती है। चलो अब पानी पी लिया ना, अब मेरे साथ चलो, अब तुम दोनों को सजा दिलवाती हूँ। फिर पुलिस कालू कौवा और गोरी कौवी को पकड़कर ले जाती है और अब रानो चिड़िया का पकौड़ों का धंधा दोबारा से चलने लगता है और फिर रानो चिड़िया काफी ज्यादा खुश थी। दोस्तों, बरसात के मौसम में पकौड़े खाना किस किस को पसंद है? हमें कमेंट में अपना नाम लिखकर जरूर बताएं। हमें आपके कमेंट का बेसब्री से चील जी, हमें छोड़ दो। चील जी प्लीज छोड़ दो, हम आज के बाद आपके आम कभी नहीं चुराएंगे, प्लीज हमें छोड़ दो। अरे अच्छा, तो अब मैं समझा, तुम दोनों ही हमारे आम चुराते थे। अब मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर वो दोनों चील मिलकर उन दोनों को बहुत मारते हैं। जंगल में इस समय भोजन की काफी ज्यादा कमी आ गई थी, इसलिए जंगल के सभी पक्षी बहुत परेशान थे। उसी जंगल में एक चील भी रहता था जिसके घर के बाहर एक आम का पेड़ था और उस पर काफी सारे आम भी लगे हुए थे, परंतु वो काफी ज्यादा कंजूस और जालिम था। वो किसी भी पक्षी को एक आम तक भी खाने नहीं देता था। रानो चिड़िया भी अपने घोंसले में भूख की सताई हुई बैठी थी।
हे भगवान, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं भोजन कहाँ से लाऊंगी? और मैंने तो कल से कुछ भी नहीं खाया है, इसलिए मुझे बहुत ही कमजोरी महसूस हो रही है। चील भी अपने घोंसले की तरफ जा रहा था कि तभी अचानक से उसका चश्मा नीचे गिर जाता है और वो सीधा रानो चिड़िया के घोंसले में आकर गिरता है। अरे ये क्या हो गया? मेरा चश्मा तो नीचे गिर गया और बिना चश्मे के तो मुझे कुछ भी नजर नहीं आएगा और मुझे तो अपना चश्मा भी नहीं दिखाई दे रहा है। मैं एक काम करता हूँ, धीरे धीरे अपने घर चला जाता हूँ। अरे ये चश्मा तो चील जी का है, ये चश्मा मैं उन्हें दे आती हूँ। वैसे भी ये चश्मा तो मेरे किसी काम का नहीं है। रानो चिड़िया वो चश्मा लेकर चील की तरफ जाती है। कौन कौन है मेरे घोंसले के पास? कहीं कोई मेरे आम तो नहीं तोड़ रहा? नहीं, कोई आपके आम नहीं तोड़ रहा। मैं रानो चिड़िया हूँ, मुझे आपका चश्मा मिला था, मैं वही देने के लिए आई हूँ। चश्मा लाओ लाओ चिड़िया, वैसे भी बिना चश्मे के मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा। ये लो चील जी। चिड़िया तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने तो सोचा था कि अब मेरा चश्मा मुझे कभी नहीं मिलेगा। मांगो, तुम क्या मांगती हो? तुमने मुझे मेरा चश्मा लाकर दिया है, इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। चील जी, 2 दिन से मैं बहुत भूखी हूँ और जंगल में भोजन भी नहीं मिल रहा है। अगर आप मुझे एक आम दे दे तो मेरे उससे ही 2-4 दिन गुजर जाएंगे। ये लो, तुम एक आम ले जाओ और जब ये खत्म हो जाए तो दूसरा भी ले जाना। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। फिर रानो चिड़िया वो आम लेकर अपने घोंसले में आ जाती है और कालू कौवा रानो चिड़िया को अपने घोंसले में बैठा आम खाता देख उसके पास आ जाता है। ओए चिड़िया, तुमने ये आम कहाँ से लिया? जंगल में तो सिर्फ एक ही आम का पेड़ है और वो भी उस चील का। वो तो किसी को अपने आम नहीं लेने देता। फिर कहाँ से तुम ये आम लाई हो? बताओ मुझे। चील जी का चश्मा खो गया था और वो मुझे मिल गया। जब मैं उन्हें वो चश्मा देने गई तो उन्होंने मुझे आम दे दिया और ये भी कहा कि अगर ये खत्म हो जाए तो दूसरा भी ले जाना। ये सुनकर तो कालू बहुत जल जाता है। रानो चिड़िया, हम भूखे फिरे और तुम खाओ आम। ये कहकर कालू वहाँ से चला जाता है और वो घर जाकर अपनी पत्नी गोरी को सारी बात बताता है। कालू जी, इसका मतलब तो ये हुआ कि उस बड़े चील को बिना चश्मे के कुछ दिखाई नहीं देता। कालू जी, हम एक काम करते हैं, हम उसके घोंसले के पीछे जाकर छिप जाते हैं और जब चील अपना चश्मा उतारेगा तो हम वहाँ से आम चुराकर भाग जाएंगे। मुझे पता था कि मेरी पत्नी भूख का जरूर कोई उपाय निकालेगी। दूसरे दिन वो कालू कौवा और गोरी कौवा भी ऐसा ही करते हैं। वो चील के घर के पास जाकर छिपकर बैठ जाते हैं। वे बहुत दिन हो गए अपने भाई से मिले हुए। अगर मैं ऐसे ही अपने आम के पेड़ को छोड़कर चला गया तो सभी पक्षी मेरे सारे आम खा जाएंगे। मैं एक काम करता हूँ, मैं अपने भाई को ये संदेश भेज देता हूँ कि वो किसी दिन आकर मुझसे मिल जाए। ये कहकर चील कुछ देर के लिए अपना चश्मा उतारकर एक तरफ रख देता है। मौका अच्छा है, धीरे धीरे जाओ और किसी तरह उस चील के पास जाकर 2-4 आम तोड़ लाओ। फिर तुरंत कालू कौवा उस चील के पास जाता है। इसे तो सच में कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। ये सोचकर कालू कौवा वहाँ से 2 आम लेकर चला जाता है और घर जाकर वो दोनों मजे से आम खाते हैं। अब तो हम हर रोज ऐसा ही करेंगे और ऐसे हमें आम चुराने में कोई मुश्किल नहीं होगी। रानो चिड़िया का आम भी खत्म हो गया था। चील जी ने कहा था कि आम खत्म हो जाए तो एक और आम ले जाना। मैं चील जी के पास जाकर एक और आम ले आती हूँ। फिर रानो चिड़िया चील की तरफ जाती है। चील जी, मुझे भूख लगी हुई थी तो मैंने सोचा कि आपसे एक आम ले आती हूँ। चिड़िया, तुम आम ले जाओ, परंतु मेरा एक काम है, क्या तुम उसे कर दोगी? बताएं चील जी, क्या काम है? मेरा बहुत दिल कर रहा है कि मेरा भाई आकर मुझसे मिले। मेरा भाई दूसरे जंगल में नदी के उस पार रहता है। तुम जाकर उसे मेरा संदेश दे आओ कि वो आकर मुझसे मिलने आ जाए और आम भी खा जाए। चील जी, मैं आपका संदेश दे आती हूँ। तुम बहुत अच्छी चिड़िया हो। ये लो, तुम आम ले जाओ, परंतु कभी चोरी ना करना, क्योंकि जो पक्षी आम चोरी करता है मुझे उस पर बहुत गुस्सा आता है। फिर रानो चिड़िया आम लेकर वहाँ से चली जाती है और थोड़ी देर बाद वो चील के भाई के घर की तरफ जाती है। उसे
उसे उसके भाई के घर का एड्रेस पता था, इसलिए वो जल्दी वहाँ पहुँच जाती है। चील जी, मुझे आपके बड़े भाई ने भेजा है। वो आपसे मिलने के लिए बहुत उदास है और वो आपको मिलने के लिए बुला रहे हैं। भाई से मिलने के लिए? मेरा भी मन बहुत उदास था। मैं कल आकर मिल लूंगा अपने भाई से। वहीं गौरी, कौवी और कालू तो आज भी छिपे बैठे हुए थे। जैसे ही चील अपना चश्मा उतारता है, तभी गौरी कालू से कहती है, कालू जी, 1-2 आम खाने से मेरी भूख कम नहीं होती, इसलिए आज आप ज्यादा से आम ले आना। कालू फिर से चील के आम चुराकर वहाँ से भाग जाता है। वो दोनों आम चुराकर वहाँ से जा रहे थे कि तभी चिड़िया उन दोनों को आम ले जाते हुए देख लेती है। तब रानो चिड़िया उन दोनों के पीछे उनके घर आती है। कालू भैया, मैंने देख लिया है कि आप दोनों चील के आम चुराते हो, ये गलत बात है। तो फिर क्या हुआ चिड़िया? अगर चील को बताया तो जान से मार दूंगा तुझे। मैं छोटी चिड़िया, मुझे क्या जरूरत है आपको बताने की। मैं तो बस आपको इतना बताने आई थी कि चील भी कह रहा था, जो भी चोरी करता है उन्हें उन पक्षियों से सख्त नफरत है। अगर उन्हें आपके बारे में पता चल गया तो वो आपको बहुत मारेंगे। तुम जाओ, अगर हमें मार पड़ेगी तो हम खा लेंगे, और तुम अपनी ये चोंच बंद करो। जाओ, अपने घर जाओ। फिर रानो चिड़िया शर्मिंदा होकर वहाँ से चली जाती है और वो अपने घोंसले में बैठी आम खा रही थी कि तभी बंटी कबूतर वहाँ आ जाता है। चिड़िया बहन, मैं भी बहुत भूखा हूँ, मुझे भी आम दे दो थोड़ा सा खाने को। लीजिए कबूतर भैया, आप भी खाए कबूतर भैया। मैंने देखा कि कौवे भाई चील के आम चुरा रहे थे। अगर चील को पता चल गया तो वो बहुत मारेगा उन्हें। चिड़िया, तो कौन सा उन्हें पहली बार मार पड़ेगी? वो तो कई बार चोरियों की वजह से पिट चुके हैं, लेकिन वो फिर भी नहीं मानते। रात को गौरी और कालू अपने घर में लेटे हुए थे कि गौरी अपने पति कालू से कहती है, कालू जी, रोज रोज चोरी करने से तो अच्छा है कि हम आज ही जाकर सारे आम तोड़ लाते हैं और फिर मेरी माँ के जंगल में जाकर मजे से आम खाएंगे। मैं भी यही सोच रहा था, हम कल ऐसा ही करेंगे। और फिर दूसरे दिन चील का छोटा भाई भी चील से मिलने आ जाता है। ओए छोटे, मेरा मन बहुत उदास था, इसलिए मैंने चिड़िया से संदेश भिजवाया था तुझे। बड़े, मेरा भी आम खाने को बहुत मन था और मैं भी आपसे मिलने के लिए बहुत उदास था। छोटे, तुम थोड़ी देर यहाँ बैठो, मैं नदी से पानी पी कर आता हूँ, फिर हम दोनों मिलकर आम खाएंगे। फिर बड़ा चील नदी से पानी पीने चला जाता है और रोज की तरह कौवे भी वहाँ आ जाते हैं। कालू जी, आज चील जी के पास चश्मा नहीं है, लगता है कि उनका चश्मा कहीं खो गया है। कालू और गौरी को ये पता नहीं चलता कि ये तो चील का छोटा भाई है और बड़ा चील तो नदी पर पानी पीने गया है। फिर कौवा और कौवी चील के पास आते हैं। छोटा चील तो खामोश बैठा हुआ था। कौवा और कौवी वहाँ आकर आम तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकने लगते हैं। उन दोनों को ऐसा करता देख छोटा चील देख लेता है और वो उन दोनों को आकर पकड़ लेता है। बेशर्म कौवो, चोरी करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है? चील जी, आपको चश्मे के बिना कैसे नजर आ रहा है? वो मेरा बड़ा भाई है, चश्मे वाला। तभी बड़ा चील भी वहाँ आ जाता है और वो दोनों भाई कौवों को एक पेड़ से बांध देते हैं। ओए, तो जब मैं चश्मा उतारता था तो तुम दोनों मेरे आम चुराते थे, अब मैं समझा। ओए, आज मैं तुम दोनों को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखोगे तुम दोनों। फिर चील उन दोनों की खूब पिटाई करता है। चील जी, एक बार छोड़ दो, फिर कभी इधर नहीं आएंगे हम, हमें जाने दो। तभी रानो चिड़िया भी वहाँ आ जाती है और वो चील से विनती करके कौवों को छुड़वाती है। चिड़िया, अगर ये कौवे मुझे दोबारा यहाँ नजर आए तो मैं जान से मार दूंगा इन्हें। इन दोनों को ले जाओ यहाँ से। फिर रानो चिड़िया कौवों को वहाँ से बचाकर अपने साथ ले जाती है। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। और हाँ दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कोई हमारे साथ जैसा करता है हमें भी उसके साथ वैसा ही करना चाहिए। और हाँ दोस्तों, आज का सवाल ये है कि चील का चश्मा कहाँ गिरा था? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को कर दो लाइक। और हाँ, घंटी बजाना ना भूलना ताकि नई वीडियो आपके फोन की स्क्रीन पर हो। मिलती हूँ मैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। गौरी, वो है ना मेरे चाचा जी का बेटा जो साथ वाले जंगल में रहता है। अब उसने अपनी हवाई मोटर ले ली है। भाई, किस्मत हो तो ऐसी। लेकिन कालू जी,
वो करता क्या है, हम भी वही काम कर लेंगे। अरे वो तो अपने जंगल में छोले भटूरे लगाता है, सारे पक्षी मजे मजे से उसके छोले भटूरे खाते हैं। हम भी अगर वही काम करें तो बहुत जल्द अमीर हो जाएंगे। तो फिर क्या सोच रहे हो कालू जी, आज ही जाए ना उसके पास और उसे छोले भटूरे बनाने का तरीका लेकर आए, ताकि हम भी बहुत जल्दी अमीर हो जाएं। हाँ, मैं जाता हूँ। अब तो यही काम करेंगे और बहुत जल्द इस जंगल में सबसे ज्यादा अमीर हम ही होंगे। और फिर कुछ दिनों के बाद कालू और गौरी जंगल में छोले भटूरे की दुकान खोल लेते हैं। हाय कालू, मालिक झूठ ना बुलवाए, ये तो बहुत स्वादिष्ट बने हैं। मैं अभी जाती हूँ और जाकर सारे पक्षियों को हमारी शॉप का बताकर आती हूँ, ताकि वो सब हमसे ही छोले भटूरे खाए। गौरी कौवी वहाँ से चली जाती है और सब पक्षियों के पास पहुँच जाती है, जहाँ सब मिलकर बैठे हुए थे। अरे सुनो सुनो हरिया भाई, रानो बहन, बंटी भाई, हमने ना छोले भटूरे की दुकान खोली है जंगल में। स्वाद ऐसा कि तुम लोग अपने पंजे चाटते रह जाओ। आज हमारी दुकान नई खुली है ना, तो आज के दिन सारे पक्षियों को मुफ्त छोले भटूरे मिलेंगे। अगर अच्छे लगेंगे तो आगे से हम पैसे ले लेंगे। वाह गौरी भाभी, तुम दोनों भी मेहनत कर सकते हो, बड़ी बात है जी। हम जरूर आएंगे छोले भटूरे खाने तुम दोनों के पास। आखिर जिंदगी में पहली बार तुम दोनों ने ईमानदारी से कुछ किया है, साथ तो देना ही पड़ेगा ना। गौरी भाभी, हम अब भी चलते हैं। अगर तुम दोनों के छोले भटूरे अच्छे हुए तो हम सारे पक्षियों को जरूर बताएंगे, ऐसे तुम दोनों के ग्राहक भी बढ़ जाएंगे। और फिर वो सारे कालू के छोले भटूरे खाने पहुंच जाते हैं। वहाँ कालू अपनी दुकान पर बैठा हुआ था। आओ भाई, आओ मेरे दोस्तों, आ जाओ। मैं तुम सबको अपने हाथ के बने छोले भटूरे खिलाता हूँ। मजा ना आया ना तो पैसे वापस हो जाएंगे, लेकिन आज के लिए सबको मुफ्त भोजन मिलेगा। मेरे होते हुए मजे करो तुम लोग। कालू, मेरे लिए तो थोड़े तीखे बनाना, इमली का पानी ज्यादा डालना। तुम्हें तो पता है तीखी चीजें मुझे कितनी पसंद है। और हाँ, मिर्ची भी ज्यादा डालना। कालू सबको एक एक प्लेट छोले भटूरे की दे देता है। सारे खाकर बताओ कि कैसे बनाए हैं मैंने ये छोले भटूरे। सब अपनी अपनी प्लेट में से खा लेते हैं। वो तो वाकई बहुत ज्यादा स्वादिष्ट थे। वाह भाई कालू, तुम तो बहुत जाने माने पकवाई लगते हो। बहुत स्वादिष्ट बने हैं छोले। मुझे तो लगता है अब तुम्हें दूसरे जंगल में भी दुकान खोलनी चाहिए भाई, बहुत चलेगी तुम्हारी दुकान। कालू, मुझे लगता था कि तुम तो बस मक्कारियों में अव्वल हो, लेकिन भाई तुम तो पकवाई भी बहुत अच्छे हो। मैं तुम्हारी दुकान के बारे में सबको जरूर बताऊंगा। गौरी कौवी को कालू की इतनी ज्यादा तारीफ भला कहाँ हजम होने वाली थी। टैलेंटेड तो होगा ही, आखिर पति किसका है। गौरी की बात सुनकर सब हंसने लग जाते हैं। कालू भाई, आपके छोले वाकई में बहुत मजे के हैं। हम सारे पक्षियों को आपके बारे में जरूर बताएंगे। और ऐसे कालू की दुकान पूरे जंगल में मशहूर हो गई थी। कालू के पास दूर दूर से पक्षी छोले भटूरे खाने आते थे। अब तो इर्द गिर्द के जंगल में भी कालू के छोले भटूरों की धूम मची हुई थी। लेकिन कालू भी एक नंबर का बेईमान था। उसे ये सब ईमानदारी और शोहरत रास नहीं आई। गौरी, अब हम बहुत फेमस हो गए हैं। पहले तो हम सब अच्छी चीजें डालते थे, भटूरों के अंदर तेल अच्छा इस्तेमाल करते थे, मसाले अच्छे, सब कुछ अच्छा। लेकिन अगर हमें मेरे चाचा के बेटे की तरह अमीर होना है तो हमें 2 नंबरी करनी पड़ेगी। मैं एक सेठ चील को जानता हूँ जो 2 नंबर का तेल और आटा देता है। हम उससे सस्ते में सब ले लेंगे और यहाँ महंगे में सब कुछ बेचेंगे, फिर हम बहुत जल्दी अमीर हो जाएंगे। बात तो सही है कालू जी। ऐसे तो हमें एक प्लेट के पीछे 1 या 2 रुपए ही बचते हैं। अगर हम घटिया चीजें डालेंगे तो बचत ज्यादा होगी। और फिर ऐसा ही हुआ। कालू ने अपने छोले भटूरे गंदे ऑयल में बेचना शुरू कर दिए और छोलों में भी हर चीज सस्ती से सस्ती डालता था। सारे पक्षियों ने उससे शिकायत की कि अब उसका स्वाद गिरता जा रहा था। लेकिन कालू बहुत ज्यादा चालाक था। आगे से मैं ध्यान रखूंगा स्वाद का।
एक दिन कालू के पास जब तोता खाना खाने आता है। अरे कालू, एक प्लेट छोले जरा तीखे करके लगाना, बहुत भूख लगी है। छोले भटूरे की एक प्लेट तीखी करके कालू उसे देता है, लेकिन तोते को इस बार जरा भी मजा नहीं आया, क्योंकि कालू ने सारी चीजें ही 2 नंबर की डाली हुई थी। अरे कालू, ये क्या है? आपका स्वाद तो बिल्कुल खराब हो गया है, जरा मजा नहीं आया इस बार। अरे जाओ जाओ, इतने मजे के तो है, तुम्हें पता नहीं कौन सा मजा चाहिए। खाने हैं तो खाओ, वरना चलते बनो यहाँ से। तोता वहाँ से लड़े बगैर चला जाता है, लेकिन कालू के छोले भटूरे खाकर तो उसका पेट खराब हो जाता है। जब दर्द के मारे उससे रहा नहीं जाता, तो वह फौरन से डॉक्टर कबूतर के क्लिनिक पर पहुँच जाता है। डॉक्टर कबूतर के पास तो आज बहुत ज्यादा भीड़ थी और बहुत सारे पक्षी उनके पास आए हुए थे। डॉक्टर जी, मेरे पेट में बहुत दर्द है, कृपया करके मुझे कोई अच्छी सी दवा दे दे। हाय, नहीं तो मेरी जान ही निकल जाएगी इस पेट दर्द से। आओ आओ, कहीं तुमने भी तो कालू के छोले भटूरे तो नहीं खाए? मेरे पास कल से बहुत ज्यादा मरीज आ रहे हैं और सबका पेट ही खराब है, और उन सब ने कालू के छोले भटूरे ही खाए थे। डॉक्टर कबूतर तोते को दवा दे देते हैं और उसका पेट ठीक हो जाता है, लेकिन दूसरी तरफ कालू अपने लालच में अंधा होकर सबको ऐसे जहर खिला रहा होता है। जो भी उसे कुछ कहता, वो आगे से लड़ पड़ता था, और फिर यूं हुआ कि सब पक्षियों ने तंग आकर कालू के पास जाना छोड़ दिया। अब वो और गोरी कौवी सारा दिन अपनी दुकान पर बैठे रहते थे और मक्खियाँ मारते रहते। गौरी, ये क्या सबने ही हमारे पास आना बंद कर दिया है? मुझे लगता है अब हमारी दाल यहाँ गलने वाली नहीं है। अब हमें किसी दूसरे जंगल में जाकर ये गंदे छोले भटूरे बेचने चाहिए। यहाँ तो अब हमसे कोई भी नहीं लेगा। ठीक है कालू जी, कल हम किसी दूसरे जंगल में चले जाएंगे। दूसरे जंगल में चील राजा की हुकूमत थी। जब उनको पता चला कि कालू के छोले भटूरे बहुत ज्यादा मशहूर और मजे के हैं, तो उन्होंने अपने एक मंत्री को भेजकर कालू से छोले भटूरे मंगवा लिए। जाओ और कालू से छोले भटूरे ले आओ। अरे हम भी तो देखें कि आखिर उनमें ऐसा क्या है कि सारे ही पक्षी उसके दीवाने हुए पड़े हैं। वो सैनिक कालू से छोले भटूरे लेने चला जाता है और कुछ ही देर में वहाँ से छोले भटूरे लेकर वापस आ जाता है। राजा जी उन छोलों को खाते ही हैं और कुछ ही समय बाद उनका भी पेट खराब हो जाता है। राजा जी को डॉक्टर बता देते हैं कि उनकी तबीयत छोलों की वजह से खराब हुई है। कालू और गौरी तो जहर बेच रहे हैं। जाओ उस कालू और उसकी बीवी को पकड़कर यहाँ लेकर आओ और उनको जेल में बंद कर दो। वो हमारे सब पक्षियों को कैसा गंदा खाना खिला रहे हैं। और फिर राजा के सैनिक कालू और गोरी को पकड़कर जेल में डाल देते हैं और उनको उनके लालच की सजा मिल जाती है। हमें इस कहानी से सीख मिलती है कि हमें कभी भी लालच से काम नहीं लेना चाहिए, क्योंकि लालच का अंजाम कभी भी अच्छा हो ही नहीं सकता।